हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज का हमारा जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द ईएसआई पार्ट। स्टैटिक पार्ट है जो ईएसआई का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आज कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आने की। डिफरेंट टॉपिक से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट। एंड वन मोर थिंग, वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी देने वाला हूँ, राइट। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट यू विल बी एबल टू ग्रास्प दैट सरप्राइज, राइट। ओके, सो एंड ये बस वन मोर थिंग, सिर्फ ईएसआई का स्टैटिक पार्ट नहीं, नॉट ओनली जस्ट ईएसआई स्टैटिक और डायनामिक, each and everything which is very much relevant for your upcoming exam of NABARD grade 2024 will be dealt by Abipedia। सब कुछ कवर किया जाएगा, इन सेशंस के थ्रू भी कवर कर रहे हैं, and they have other options as well if you want to cover the syllabus of NABARD grade comprehensively and efficiently, right। फिर चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, राइट, आपके ARD वाला पार्ट हो, ARD का स्टैटिक, ARD का डायनेमिक, ESI का डायनेमिक, GA, you just name it, we have it, सब कुछ है, quant, reasoning, each and everything, you don't need to worry about it, right। So all we want in return is just you to keep following Abipedia। Abipedia को फॉलो कीजिए और आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है इट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। बहुत एक्सटेंसिव स्टडी के बाद सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है। ऑल राइट, सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन लेट्स स्ट्रेट अवे डिग इनटू आवर वीडियो। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आप ये जो लेक्चर आज का है ये कंटिन्यूएशन में ही है, बाय द वे। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जहाँ पर हम ईएसआई के स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो माय सीरियस एडवाइस टू यू इज, सिंसियर एडवाइस टू यू इज कि पहले वो लेक्चर देखिए और फिर इस वीडियो के ऊपर आइए। ऑल्दो इस लेक्चर का उससे कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट अगर आप उनको भी कवर कर लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किए हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली वॉच दोज लेक्चर्स बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर, राइट। सो नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इनके थोड़े से इजी टू मॉडरेट साइड ही रहेंगे, क्लियर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमेशा क्वेश्चन, आज हम ना सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए हमें, आपको यही बताऊँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है, किन पे नहीं। तो हमेशा ये देख लिया करो कि नॉट पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन आता भी होता है लेकिन हमने क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ के हम गलत ऑप्शन मार्क कराते हैं, बिकॉज हमने जल्दी जल्दी में पढ़ा ही नहीं कि करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट, और हम पूछा इनकरेक्ट होता है हम करेक्ट पे मार्क करके आ जाए, राइट। तो ये जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा नॉट अ गोल, मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा गोल नहीं है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर रखी है। सो ऑप्शन है, फर्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी, राइट, बी फुल एम्प्लॉयमेंट, सी बैलेंस्ड ट्रेड, डी इकोनॉमिक ग्रोथ, या ई नन ऑफ द अबव। क्लियर है? ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का गोल होता है? यस, डेफिनेटली होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल अल्टीमेट गोल है ही है, यस और नो। बैलेंस ट्रेड, यस ये भी है, डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट है, बिकॉज अगर आपकी मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, मनी सप्लाई को बैलेंस करके रखेगी, राइट। ट्राई और अटेम्प्ट यही रहेगा उनका कि इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे, तो उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड है, राइट, ट्रेड भी आपका बैलेंस ही रहेगा, ऊपर नीचे चीज़ें कम ही होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एम होता है, राइट। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सही। देन फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी का कोई आपका एम है, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली डेफिनेटली ये भी है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, राइट। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखना, प्रोडक्शन बनी रहे। प्रोडक्शन को बनी रखने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी चलती रहे। इकोनॉमी का चलते रहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर बनी रहे। तो दैट इज द रीजन, ये भी कहीं ना कहीं इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ई, नन ऑफ द अबव, राइट। अमंग द गिवन ऑप्शंस करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स जीडीपी स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे फुल फॉर्म पूछी है जीडीपी की, बट आपको जीडीपी का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी के ऊपर डेफिनेटली हम लेक्चर लेके आएंगे आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। वी विल भी जीडीपी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड को डिस्कस करेंगे, जीडीपी होता क्या है पहले वो भी देखेंगे, राइट। और भी डिफरेंट जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डेल्ट। सो डोंट वरी,
बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न इट इज ओनली आस्किंग द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो क्या ऑप्शन जनरल डेवलपमेंट पैटर्न, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी मैंने भी पढ़ने में दोनों को सेम ही पढ़ लिया था और एग्जाम टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, इसी चीज़ की हैबिट डेवलप करनी है आपको। डी जनरल डिमांड प्रोपोजिशन या ई नन ऑफ द अबव, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। क्या होता है जीडीपी? जीडीपी इज द, सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं, बाद में अच्छे से लेक्चर में समझेंगे। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ all the final monetary value, by the way, final monetary value of all the goods and services produced within the domestic territory in a specific time period. This is the exact definition of GDP, right? Okay, so correct answer for this question will be option C. All right. Next question. Which of the following is a tool of fiscal policy? Fiscal policy का tool पूछा है हमने यहाँ से, right? हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखा हुआ है, राइट। फिजिकल पॉलिसी नहीं देखी अभी, इसको भी कवर करेंगे ऑब्वियसली। फिजिकल पॉलिसी बाय द वे होता क्या अभी देखेंगे, बट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन बी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन सी टैक्सेशन, ऑप्शन डी डिस्काउंट रेट, या ई नन ऑफ द अबव। अगर आपने सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ा है ना, तो आप एटलीस्ट सिर्फ 2 ऑप्शन पे आएंगे और उसमें से भी आप सही क्वेश्चन ऑप्शन चूज करके निकाल ही लेंगे, राइट। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं कि भले आपने ना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा और जितना पहले पढ़ा है अगर उसका यूज करा अच्छे से, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस इसके बाद भी हो जाते हैं टॉपिक को बिना पढ़े हुए भी, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमने मॉनेटरी पॉलिसी जरूर पढ़ी है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी जरूर पढ़ी है हमने, जिसको आरबीआई बनाता है, राइट, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो 2 टूल्स है, ओएमओ एज वेल एज रिजर्व रिक्वायरमेंट, बोथ आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं इसका, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी पूछी है। बाय द वे फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। और जो मेन टूल होता है फिजिकल पॉलिसी का, वो क्या होता है? बजट। बाकी एग्जैक्टली फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल पॉलिसी, हाउ इट इज फॉर्म्ड, हु मेड्स इट, एंड व्हाट आर द पर्पस, एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज आर देयर, राइट। ओके, सो जस्ट अ सेक। ओके, सो बचा आपका क्या? टैक्सेशन और डिस्काउंट रेट, या फिर नन ऑफ द अबव, राइट। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डेफिनेटली सी, टैक्सेशन। एज आई टोल्ड यू, बजट है, और बजट के अंदर जो टैक्स रेट डिफाइन करते हैं उसके थ्रू फिजिकल पॉलिसी को क्या किया जाता है? मैनिपुलेट या कंट्रोल किया जाता है। आ रही है बात समझ में? यस और नो? ओके ओके, सो और बजट के अंदर टैक्स रेट डिफाइन होते हैं ना, कहीं अगर मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना होगा तो टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाएगा, राइट। इस काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, बट वो कैसे काम करेगा एग्जैक्टली हम फिजिकल पॉलिसी के टाइम देखेंगे। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज अ फिजिकल पॉलिसी का टूल क्या है? टैक्सेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलिप्स कर्व इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। फिलिप्स कर्व क्या बताता है आपका? ये जो कर्व्स हैं, राइट, ग्राफ्स एंड ऑल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसको आप समझ भी सकते हो और क्रैम भी कर सकते हो, बट माई सजेशन विल बी कि चीज़ों को थोड़ा समझ के किया करो, राइट। ऑप्शन है ए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बी इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी, सी फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, या डी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और ई नन ऑफ द अबव, राइट। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? बेसिकली फिलिप्स कर्व आपको ये बताता है, यहाँ पर है आपकी क्या? इन्फ्लेशन, इधर है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग ये कर्व बनता है कि जैसे जैसे आपकी, राइट, इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, राइट, जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, राइट। एक पॉइंट के बाद आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। जस्ट अ सेक, एक सेकेंड। ओके, सो ये इनवर्स बनेगा, राइट। ओके, फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन, इधर अनएम्प्लॉयमेंट,
रिवर्स कर्व। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। हमने समझा भी हुआ इसको कि इन्फ्लेशन थोड़ी मोड़ी जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या शो करेगा आपका, इन्फ्लेशन ज्यादा का मतलब है कि मार्केट में डिमांड है, राइट। और अगर डिमांड है तो प्रोडक्शन भी होएगी, सप्लाई होगा बाय द वे, मेनली प्रोडक्शन होएगी तो मतलब जॉब्स आएंगी, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, क्लियर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होएगी ना उसकी वजह से। तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ने के साथ साथ जनरली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होती है, बट एट अप टू सर्टेन पॉइंट ओनली। एक पॉइंट के बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगी, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, खरीद भी नहीं पाएंगे, तब डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। दैट इज द रीजन कि एक ऑप्टिमम बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखना होता है किसमें, इन्फ्लेशन में, राइट। एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, राइट, प्लान्ड इकोनॉमी। ऑप्शन है आपके ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, बी डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, सी गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, डी फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन, या ई नन ऑफ द अबव, राइट। तो जब हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर बेसिकली आपकी सोशलिस्टिक सोसाइटी रहती है एक तरीके से, कुछ नहीं होता। प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रखती है सारे रिसोर्सेज के ऊपर, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती वहां पर, गवर्नमेंट के हाथ में जितना ज्यादा हो सके उतना कंट्रोल रहता है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। मतलब मोस्टली आपको गवर्नमेंट कंपनीज मिलेंगी, सरकारी कंपनियां ही मिलेंगी, प्राइवेट कंपनीज बहुत कम होती हैं, नाम के बराबर ही रह जाती हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा पूरा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, द लॉरेंस कर्व, राइट, द लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, लॉरेंस कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पहले फिलिप्स कर्व देखा था, अब नेक्स्ट कर्व हमारे सामने आएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज लॉरेंस कर्व, राइट। तो लॉरेंस कर्व क्या बताता है, ऑप्शन है आपके इनकम इनइक्वालिटी, बी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सी इन्फ्लेशन रेट, डी जीडीपी ग्रोथ, या ई नन ऑफ द अबव। सो लॉरेंस कर्व क्या बताएगा, इनकम इनइक्वालिटी, क्लियर है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। कैसे बताता है ये है कि मान लो प्रोपोर्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है, कितने प्रोपोर्शन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और यहां पर क्या है उनकी इनकम। तो अगर एक प्रॉपर इक्वल सोसाइटी हो, मतलब कि 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम होल्ड कर रहे हो, तो और 100% पॉपुलेशन के पास 100% इनकम हो, उस केस में क्या बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट इक्वालिटी। बट जनरली ऐसा नहीं देखा जाता, इनइक्वालिटी हर जगह होती है। तो उस केस में क्या बनता है, ऐसे डी शेप का कर्व बनता है। तो जितना ये जो कर्व है डी शेप वाला, इस स्ट्रेट लाइन से जितना दूर होगा उतनी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, राइट। और इस प्रपोर्शन को निकालते हैं किससे, गिनी कोफिशिएंट से। क्लियर है, डोंट वरी, डिटेल में हम पर्टिकुलर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा चीजों को स्पेस अप किया जाता है, राइट, बट पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी डील किया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को आप दोबारा भी, इस पार्ट को दोबारा भी देख सकते हैं कि मैंने आपको जो बताया यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी इनकम होल्ड कर रही है। अगर परफेक्ट इक्वालिटी हो कि भैया 10% पॉपुलेशन के पास टोटल इनकम का 10% ही है, लेकिन जनरली इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो टॉप के 10% है दे आर होल्डिंग 90% ऑफ द इनकम, राइट। तो परफेक्ट इक्वालिटी केस में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और इनइक्वालिटी केस में बनता है ऐसे डी शेप कर्व। और जितना ये स्ट्रेट लाइन से दूर होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, जितना इसके नियर होगा उतनी ज्यादा इक्वालिटी की तरफ जाएगा वो। इंडिया और अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं तो यूएस फिर भी परफेक्ट इक्वालिटी के पास है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंपेयर टू इंडिया, बट जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी ज्यादा देखी नहीं जाती, इनकम इनइक्वालिटी रहती ही रहती है, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इनकम inequality. All right, next question, which of the following is not, again focus on the keyword, not considered a factor of
प्रोडक्शन, राइट। ऑप्शन है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंड वन मोर थिंग, माई सजेशन टू यू, जब भी आप एमसीक्यू करें, क्वेश्चन देखते ही पहले वीडियो को एक बार आप पॉज करें, राइट। अपने आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, मेरी वेट ना करें, वीडियो को पॉज करें, अपने आप अटेम्प्ट करें और फिर प्ले करें एंड सी वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ इट वाज करेक्ट, वेल एंड गुड। इफ इट वाज इनकरेक्ट, देन सी वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट वाज द, आपको क्या गलती लगी, कहां पर आप गड़बड़ कर रहे थे, रेक्टिफाई इट देयर एंड हेयर एंड देयर इटसेल्फ, मतलब उसी टाइम पर वहीं के वहीं पर चीज़ों को रेक्टिफाई करें। क्योंकि होगा क्या, आप अपनी गलतियों से बहुत अच्छे से सीखेंगे। जो आपने अभी गलती करी वो अगर आपने अभी ठीक कर ली तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। एग्जाम में अगर इस रिलेटेड कुछ आएगा तो आप बिल्कुल उसको ठीक करके ही आओगे, राइट। तो माई एडवाइस टू यू कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, राइट। इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉइंग दिस वीडियो लाइक अ रामायण की तरह देखने की बजाय वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, फिर ट्राई करना है, राइट। ओके, सो अब बात करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन की। क्या क्या होता है फैक्टर प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, दीज फोर आर फैक्टर्स प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली मनी। सो मनी इज नॉट देयर, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्टैगफ्लेशन, राइट। द टर्म स्टैगफ्लेशन, राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम काफी इजी क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन नहीं है, राइट। आपसे पूछिए टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या होती है स्टैगफ्लेशन? ऑप्शंस है आपके हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बी लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, सी हाई इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, डी लो इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, या ई नन ऑफ द अबव। तो लेट्स सी, स्टैगफ्लेशन जो है बेसिकली वो दो वर्ड से बना हुआ है। वन इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अदर इज व्हाट? इन्फ्लेशन। बेसिकली यहां पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि रुकी हुई इकोनॉमी, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इसका। जनरली होता क्या है ना, इन्फ्लेशन के साथ पहले ही बताया आपको, थोड़ा भी लेक्चर में स्टार्टिंग बताया था आपको ये क्वेश्चन के थ्रू, कि इन्फ्लेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है जनरली। बट स्टैगफ्लेशन के केस में क्या है कि दोनों सिनारियो वर्स है, मतलब आपकी इकोनॉमी भी रुकी हुई है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, और साथ के साथ आपकी इन्फ्लेशन भी क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है। तो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड सिनारियो फॉर एनी पर्टिकुलर इकोनॉमी, राइट। एक बहुत ही वर्स्ट सिनारियो है जब आपकी इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है और साथ के साथ इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैगफ्लेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉवर्टी गैप इंडेक्स मेजर्स व्हाट? Poverty gap measures index what? Option A, the proportion of people living below the poverty line. Option B, the depth of poverty among the poor. Option C, the income inequality within a country. Option D, the rate of economic growth. या option E, none of the above, right? So the correct answer for this question will be, right, अभी तक हमने ये इंडेक्स हो गए, आपके कर्व हो गए, राइट, कोफिशिएंट्स हो गए, ये इंडिकेटर्स हैं बेसिकली सब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्ट्रेट अवे आपके एग्जाम में मिल जाएगा आपको, और आपको पता होगा तो फटाफट मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, जहां से स्पेशली इस जो स्टैटिक पार्ट है आपका, स्टैटिक पार्ट से तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, इससे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, आपकी ये ट्राई होनी चाहिए कि स्टैटिक पार्ट से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि डिफाइंड सिलेबस है, कवर कर सकते हो, इसमें से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डायनेमिक पार्ट है जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, उसके में चलो समझ में भी, उसमें थोड़ा बहुत होता है कि आप करके जाते हो, लेकिन तब भी चीज़ें इतनी अच्छे से कवर नहीं हो पाती, क्योंकि करंट अफेयर की दुनिया बहुत बड़ी होती है वहीं। लेकिन स्टैटिक पार्ट में क्या डिफाइंड सिलेबस है, करके जाओगे डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा आपको, जो करके आओगे आंसर जरूर करेक्ट निकालोगे, अच्छे नंबर स्कोर कर जाओगे, राइट। ओके, सो ऐसे ऐसे जो ज्ञान आपको मैं भी दे रहा हूँ, ऐसी जो टिप्स है बेसिकली, इस टाइप की जो ट्रिक्स है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इफेक्टिव होती हैं सारी बातें, राइट। ये आपको कोई बताता नहीं है, अगर आपको ये ऐसी बातें और भी जाननी है ना, तो कहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स कंटेन्ड इन वन पर्टिकुलर प्लेस, राइट।
ओके, सो पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द ऑप्शन ए, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कितनी गरीब, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, राइट? कितने लोग बेसिकली पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, कंपेयर टू द पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन। इसको मेजर करता है क्या? पॉवर्टी गैप इंडेक्स, राइट? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज proportion of people living below the poverty line, poverty gap index. Okay. Next question. Which of the following is not a component of the Human Development Index? HDI, right? HDI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, राइट? आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नॉट ओनली जस्ट फॉर फेज 1, फेज 2 के अंदर भी आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HDI इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? ओके, सो ऑप्शंस हैं आपके: ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी एजुकेशन, सी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जी डी जेंडर इक्वलिटी और ई नन ऑफ द अबव। अगर आपने भाई द वे नहीं पढ़ा हो क्वेश्चन पहले कभी, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन ही लगेंगे मेरे हिसाब से कि भाई सारे के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट के पार्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपको नहीं भी चीज़ें याद ना, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली द कंपोनेंट्स ऑफ HDI, स्टिल अगर आपने अच्छे चीज़ों को समझ के किया होगा तब भी इस क्वेश्चन को कर जाओगे। वो कैसे? वो इसलिए अगर आपको ये पता हो कि HDI के बाद एक आया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, जिसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब अगर आपको ये पता हो कि HDI के ऊपर MPI को क्यों प्रेफर किया जा रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। उसका रीज़न क्या था कि MPI वॉज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट हैड मोर इंडिकेटर्स, लाइक सस्टेनेबल लिविंग के लिए जो जो चाहिए चीज़ें वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड था। 10 से ज़्यादा इंडिकेटर है इसमें, ब्रॉड 10 है, उसके अंदर मतलब 3 है, 3 के अंदर सब कैटेगरीज मिला के 10 इंडिकेटर्स पड़ते हैं इसके अंदर। वेयर HDI के अंदर आपको उतने इंडिकेटर्स नहीं थे, उसमें कम इंडिकेटर्स थे। तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका इंडिकेटर था? यस। एजुकेशन? यस। ग्रोस नेशनल इनकम? यस। बट जेंडर इनइक्वालिटी? नो। इस टाइप के नहीं थे इसमें, ये किसमें? MPI में इंक्लूड किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, विच इज जेंडर इनइक्वालिटी। So the correct answer for this question will be option D, that is gender inequality. HDI का इसमें से HDI gender inequality को नहीं मेजर करता। Okay. Now the next question is straight away factual question है ये। The tragedy of the commons refers to what? The tragedy of commons refer to what? Right? The tragedy of commons refers to, option है आपके सामने, the overuse of common resources resulting in depletion. Option B, government intervention in market failures. Option C, the absence of property rights in a society. या option D, the inefficiency of monopolies. या option E, none of the above. Right? So the correct answer for this question will be okay. So by the way, tragedy of commons basically है क्या चीज? It was an article written by Garrett Hardin in 1968। 1968 के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स के नाम से, राइट? तो वहां से ये फेमस हुई थी टर्म। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, द ओवर यूज ऑफ कॉमन रिसोर्स रिजल्टिंग डिप्लीशन। बेसिकली होता क्या इसमें कि जो पब्लिक गुड होते हैं, जो कॉमन गुड है, बेसिकली पब्लिक गुड जिसको सब यूज कर सकते हैं, अब वो फ्री होता है, सबके लिए कॉमन होता है, कोई रोक टोक होती नहीं है, तो उसका जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो जाता है, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो उस वजह से क्या होते हैं, उनकी डिप्लीशन हो जाती है, जैसा हमें जनरली देखा भी मिलता है, राइट? तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सिंपली ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बोला था अपने आर्टिकल में, किन्होंने? गैरेट हार्डिन ने, राइट? सो विद ऑल दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने आऊँगा। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट एज आई प्रॉमिस्ड, कि अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है नाबार्ड ग्रेड ए 2024 की बहुत ही इफेक्टिव वे में और बहुत अच्छे से हो सकती है, जहाँ पर आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट, और एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा, राइट? तो लेट मी शो यू दैट। ओके, सो बिफोर दैट जस्ट लुक एट दिस फ्रेम। हु ऑल आर दीज? These are the proud NABARD grade 8 2023। दिस साल जब एक रिजल्ट आया, these are the proud toppers from NABARD, from Abipedia, right? NABARD के जो टॉपर्स हैं Abipedia के। I told you before as well, yes, we have been able to secure more than 51 plus selections। मैंने पहले ही बताया था कि I was quite confident about this year result, कि definitely ये तो हम secure करने ही वाले हैं।
because I was confident about my faculty and the hard working students as well that we have with us. और मैं इनफैक्ट अभी जो 2024 के अंदर जो एग्जाम होगा उसके लिए भी आई एम प्रीटी डैम कॉन्फिडेंट कि ये फ्रेम तो डेफिनेटली बनने वाला है, बिकॉज अगेन आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई कंटेंट एंड द फैकल्टी एंड एज वेल एज द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एज वेल. तो रियल क्वेश्चन है कि क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते. तो इफ येस, आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज दिस नाबार्ड ग्रेड 8 2024 का कंप्लीट कोर्स अभी पेडर ने लॉन्च कर रखा है, जहां पर सब कुछ कवर किया जा रहा है. फेज 1 फेज 2 राइट, इंटरव्यू भी इनफैक्ट इसमें इंक्लूडेड है. फेज 1 फेज 2 की सारी चीज़ें, आपके लेक्चर्स राइट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपके PDF, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस थिंग. वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. एंड द बिगेस्ट थिंग इज द मेंटरशिप इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर. फ्री मेंटरशिप मिलेगी आपको इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है. इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. साथ में एक सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं राइट. सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.